नमस्कार। चुनावी खबर अखबार पर नजर हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। देखिए, अल सुबह 8 बजे हम हाजिर होते हैं तमाम खास सुर्खियों के साथ, अखबारों की सुर्खियों के साथ, जिससे कि आप आराम से तमाम सुर्खियों को बड़ी बारीकी से और बहुत आसान शब्दों में समझ पाए। हमारी यही कोशिश रहती है। चलिए करेंगे शुरुआत खबरों की। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी को चेताया, धर्म और जाति पर राजनीति करने से बचे। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। भारत के चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई ने भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और कांग्रेस से जाति, समुदाय, भाषा और धार्मिक आधार पर प्रचार करने से परहेज करने का आग्रह किया। कहा कि चुनावों के दौरान देश के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने के समझौता नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और ये देखिए दैनिक जागरण में इस खबर को प्रमुखता दी गई है। धर्म और राजनीति के आधार पर, धर्म और जाति के आधार पर प्रचार से बचे, सेना पर ना करें बयानबाजी। तो ये साफ तौर पर कहा गया है, धर्म और जाति के आधार पर प्रचार से बचें, सेना पर बयानबाजी ना करें। चुनाव आयोग की तरफ से ये बात कही गई है। तो धर्म और जाति के आधार पर प्रचार नहीं करना है, सेना पर बयानबाजी नहीं करनी है। चुनाव आयोग ने सख्त लहजों में ये बात कह दी है। देखिए, दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है, जिसका मकसद देखिए, चुनाव आयोग हमेशा से यही समझाने की कोशिश करता है कि तमाम जो बयानबाजी आप चुनाव के दौरान करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का कोई भी नेता क्यों ना हो, इस तरह की बयानबाजी करने से बचे। और बड़ी बात यह है कि गीतों अक्सर देखा गया है कि आप अपने मैनिफेस्टो के जरिए कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इस खबर को छापा गया। चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर प्रचार करने से बचें, सेना पर आप अनगढ़ बयानबाजी न करें। क्योंकि देखिए, जब आप बयानबाजी करते हैं तो देश हित को आप साइड में नहीं रख सकते और देश हित से आप किनारा नहीं कर सकते। गीतू, बिल्कुल, और ये देखिए कि अगर आप इस तरीके की बातें करते हैं, अब चुनाव आयोग सख्त हो गया है, क्योंकि पहले भी देखा था दीपिका हमने कि लगातार जब विपक्ष हमलावर होता है तो सेना को लेकर भी सवाल उठा देता है। जब स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक, उसको लेकर भी सवाल उठाए गए थे और पूछा गया था सेना से कब ये एयर स्ट्राइक हुई, कैसे हुई, इसके सबूत कहाँ हैं आपके पास। और उस वक्त जो देश का सेंटिमेंट था वो काफ़ी बिगड़ गया था ये बात सुन के कि आप अपनों पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं, अपनी सेना पर ही भरोसा ही अगर आपको नहीं है तो देश क्या आप चला पाएंगे। और इससे काफी नाराजगी लोगों के बीच देखने को मिली थी। देखिए, चुनाव आएंगे और जाएंगे, तो चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन आप लोगों के बीच में कटुता को फैलाने का काम न करें। चुनाव आयोग हमेशा से ये कहता आ रहा है, समझाता आ रहा है। क्योंकि देखिए, आप बोल तो देते हैं, लेकिन शब्दों के बड़े मायने होते हैं। उन शब्दों के मायनों के आधार पर जनता के बीच आप क्या मैसेज लेके जाते हैं, क्या संदेश लेके जाते हैं, यानी कि आप सिर्फ अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, उसको जिताने के लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचें जो कि देश के हित में ना हो। बिल्कुल, और ये साफ तौर पर कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि आपको किसी भी तरीके का ऐसा प्रचार नहीं करना है जिसमें कि सेना का नाम आता हो, सेना के शौर्य की बात कही जाती हो। तो और ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अगर आप ऐसा करते हैं तो इस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन चेता दिया है चुनाव आयोग ने कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों सावधान रहें, धर्म और जाति पर राजनीति नहीं करनी है, ये साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। और इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति के दायरे में नहीं आता, ना ही धर्म और ना ही किसी की जाति। सबके ये अपने खुद के फैसले होते हैं कि वो किस धर्म को फॉलो करें और किस तरह से अपनी जाति को आगे बढ़ा कर ले जाए। बिल्कुल, देखिए, इस खबर को प्रमुखता से छापा गया और देखिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस बीच आपको बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। 2010 के बाद जो ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए गए उन्हें निरस्त कर दिया। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है। बिल्कुल, और बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 2010 के बीच जिस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो जाएंगे 2014 में, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अब से मुस्लिम समुदाय के इन 77 जातियों को आरक्षण देकर नौकरी पर नहीं रखा जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि 2012 के कानून के तहत आरक्षण का कोई लाभ भी नहीं मिल सकेगा।
तो पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त मुसलमानों को दिया था पिछड़े वर्ग का दर्जा, लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया है। इन सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया गया है। देखिए जरा आप समझ लीजिए कि अखबार में इस खबर को कैसे तरजीह दी। हाईकोर्ट ने गैर कानूनी बताया, ममता बनर्जी बोली मुझे मंजूर नहीं। बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होंगे। ये कहीं ना कहीं देखा जाए हम कह सकते हैं गीतू, ये ममता बनर्जी के लिए चुनौती हो गया। कैसे? पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को कलकत्ता हाईकोर्ट से बुधवार को झटका लगा। हाईकोर्ट ने तृणमूल सरकार द्वारा 2010 के बाद कई वर्गों में जारी अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी का दर्जा रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द किए गए। ये सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की भी सलाह माने बगैर जारी किए गए थे। देखिए साफ तौर पर आपको याद होगा, ममता बनर्जी हमेशा से ही सपोर्ट करती हैं रोहिंग्याओं को, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जो जनाधार है वो इन्हीं लोगों से बनता है, और यही एक बड़ी वजह है जो ममता बनर्जी इनको अपना वोट बैंक मानती है। और देखिए यहाँ कोर्ट ने ये कहा है कि यहाँ पे इनको सर्टिफिकेट देने का कोई आधार नहीं है, इसीलिए इनको रद्द किया गया। बिल्कुल। और ये देखिए दीपिका, इस खबर को अमर उजाला ने भी छापा है और उसमें साफ किया है कि कोर्ट ने साफ कहा कि इस फैसले के दिन से ही रद्द प्रमाण पत्रों का किसी भी रोजगार प्रक्रिया में उपयोग नहीं होगा। इसके साथ साथ इससे करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र अमान्य हो जाएंगे। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर की जो ये पीठ थी, उन्होंने ये फैसला दिया है और इन प्रमाण पत्रों से जिन उम्मीदवारों को पहले मौका मिल चुका है उन पर फैसले का असर नहीं होगा। यानी अब से ये फैसला लागू होगा कि जितने भी ये प्रमाण पत्र थे ओबीसी के वो निरस्त हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले जिनको लाभ मिल गया नौकरी में उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। 2010 में। हाँ अच्छा, मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी अब जो रैलियां कर रही हैं, रैलियों में इस बात का वो जिक्र कर रही हैं कि भाजपा का ये फैसला है, ये भाजपा का फैसला भी उन्होंने करार दे दिया। ये भी कह दिया, कहा कि इस फैसले को मैं स्वीकार नहीं करूंगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने ही इस फैसले को तरजीह दी है, इस फैसले को सुनाया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस फैसले को मैं नहीं मानूंगी। लेकिन आप समझिए, चूंकि 2010 का ये बात है, 2010 से पहले जो भी आरक्षण मिले हैं उनको यथावत लागू किया जाएगा, उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और लेकिन हाँ दीपिका, कोर्ट का फैसला अगर आप नहीं मानते हैं तो आप ये सोचिए कि आप सीएम होके कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं, तो आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर आप कैसे उम्मीद कर लेंगे कि अगर कोई फैसला कोर्ट सुनाता है तो उसे आम जनता भी फॉलो करेगी? और यहाँ पर देखिए पीएम मोदी ने बोल दिया है कि तुष्टीकरण करने वालों के मुंह पर ये तमाचा है। तो फैसले पर चुनावी रैली में उन्होंने ये बात कही है। हालांकि उन्होंने कहा बंगाल सरकार वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को अनाप शनाप तरीके से ओबीसी प्रमाण पत्र दे रही थी, लेकिन अब इसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। देखिए बड़ी बात यह है क्योंकि पहली मर्तबा नहीं है, कह सकते हैं गीतू, किस तरीके से यहाँ पर पहली मर्तबा फटकार नहीं लगी। इससे पहले भी कई मसलों पर फटकार लग चुकी है ममता बनर्जी को। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बता देते हैं आपको कि आज और किस अखबार में किन खबरों को सुर्खियां और जगह मिली है। तो दिल्ली में पीएम मोदी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा जेल में कटेगी लुटेरों की जिंदगी। दैनिक जागरण में इस खबर को प्रमुखता दी गई है। दिल्ली के द्वारका में आयोजित जनसभा से प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचारियों और सांप्रदायिक ताकतों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने देश को गारंटी दी कि लुटेरों की जिंदगी अब जेल में कटेगी। उनसे लूट के पैसे जब्त हो रहे हैं। निर्दोष लोगों से लूटा गया पैसा उन्हें वापस लौटाने के लिए कानूनी सलाह ली जा रही है। तो देखिए दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी। पीएम मोदी ने कहा इंडी गठबंधन वाले घोर भ्रष्टाचारी हैं। दिल्ली से देश को गारंटी दी गई है। बोले राजनीति के बदले के आए लोगों ने दिल्ली के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। शहजादे ने स्वीकार किया कि उनके नाना दादी पिता और समय व्यवस्था SC ST OBC विरोधी थी। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे के पूरे INDIA गठबंधन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। दिल्ली से इस बात को उठाया गया जिसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया गया। शराब नीति घोटाले का जिक्र किया गया। इसके अलावा जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप तमाम पार्टियों पे लगे हैं उनको कटघरे में खड़ा किया गया। तो एक तीर से कई निशाने साधे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने।
बिल्कुल, और यहाँ पर सवाल भी उठाया गया कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप खुद समझिए कि आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति होगी। लेकिन ये कई ऐसे गंभीर सवाल हैं और इनके लिए ये भी कहा गया कि जैसे उन्होंने देश को गारंटी दी कि लुटेरों की ज़िंदगी अब जेल में कटेगी, तो मैसेज यहाँ पर साफ हो गया है कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया, जो निर्दोष लोगों से पैसा लूटा गया है, उन्हें वापस लौटाने के लिए कानूनी सलाह हालांकि अब ली जा रही है। किस तरीके से अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ये बड़ा संदेश है पीएम की तरफ से। देखिए, इसके अलावा हम गीतू और भी दिलचस्पी से बताते हैं आपको क्या दिलचस्प बातें और कहीं उन्होंने कहा पाकिस्तान की हमदर्द है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। आपको याद होगा किस तरीके से पाकिस्तान के एक पत्रकार जो कि साफ तौर पर नेता भी रहे थे, मंत्री भी रहे थे, उन्होंने जब राहुल गांधी की तारीफ करती गई थी और राहुल गांधी की भूरी भूरी तारीफ की थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटघरे में खड़ा कर दिया था तमाम लोगों को, कहा था कि पाकिस्तान चाहता है कि INDI ये गठबंधन जीते और उसमें राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, यानी कि अपना हित पाकिस्तान देख रहा है। बिल्कुल, आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले की, जिसे अखबारों में प्रमुखता से छापा गया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पहली बार सीएम केजरीवाल ने बयान दिया है और कहा मामले की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच। नवभारत टाइम्स को ये देखिए, नवभारत टाइम्स में ये खबर प्रमुखता से दी गई है, जिसमें साफ तौर पर स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहली बार कुछ कहा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अब बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं, क्योंकि इस घटना के दो पहलू हैं। केजरीवाल के बयान पर स्वाति मालीवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आरोपी मुख्यमंत्री जिनके ड्राइंग रूम में मुझे पीटा गया था, ने आखिरकार कहा कि वह मामले में स्वतंत्र निष्पक्ष जांच चाहते हैं। बिल्कुल, और ये देखिए, इस खबर को प्रमुखता दी गई है। यहाँ पर केजरीवाल कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मालीवाल केस में निष्पक्ष जांच हो, ये केजरीवाल कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं विभव को मुंबई लेकर जिस तरह से पुलिस गई थी और वापस दिल्ली लेकर आई है, उसके बाद ये तमाम प्रकरण हुए हैं। अब साफ तौर पर केजरीवाल भी सामने आ गए हैं मालीवाल केस में। उन्होंने कहा कि अब इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। तो देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनके आवास पर ही आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट को लेकर पहली बार प्रतिक्रिया दी है और कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने कहा कि मामले में न्याय होना चाहिए। इसके साथ मालीवाल ने आरोप लगाया कि 13 मई की जब वो केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंची थी और उस दौरान उनके निजी सहायक विभव कुमार ने उनसे मारपीट की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हालांकि विभव को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सीएम ने पीटीआई को जो इंटरव्यू दिया था उसमें यह भी कहा कि मामला इस समय अदालत में विचाराधीन है और उनकी टिप्पणी से प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। तो इस तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। देखिए, केजरीवाल ने चुप्पी को तोड़ा, कहा कि मैं घर पर मौजूद था लेकिन घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। अब जरा आप इस खबर को ऐसे समझिए, स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा की सांसद हैं आम आदमी पार्टी से ही, अब यहाँ पर जब स्वाति मालीवाल पहुँचती है अरविंद केजरीवाल के घर पर, सीएम हाउस पर, उनका तब ये कहना होता है कि उनके पीए यानी कि अरविंद केजरीवाल के पीए ने उनके साथ अभद्रता की, न सिर्फ अभद्रता की गई, उनके साथ मारपीट की गई। वहाँ से वह कॉल करती है पुलिस को, लेकिन स्वाति मालीवाल मीडिया के सामने नहीं आती। बहुत लंबा वक्त बीत जाता है। 30 घंटे के बाद, हम कह सकते हैं 30 घंटे के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आती है। संजय सिंह बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तब तक गंगा में पानी बहुत बह जाता है, यानी कि बीजेपी लगातार इस पूरे मामले पर विरोध करना शुरू कर देती है। और देखिए दीपिका, एक चीज और यहाँ पर केजरीवाल ने साफ कर दी है कि निकट भविष्य में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेंगी और वो एक्टिव राजनीति में कोई रुचि नहीं रखती हैं। साफ कर दिया गया ये देखिए, जबकि पहले आपने देखा होगा जब जेल गए थे तो उन्होंने जिम्मेदारी किसको दी थी? सुनीता केजरीवाल को, लेकिन अब उन्हें बचा लिया है साफ तौर पर कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। देखिए, कथनी और करनी में हर नेता के अंतर होता ही है, क्योंकि समय के साथ जो नेताओं की बयानबाजी है वो बदलती हैं, नेताओं के निर्णय जो हैं वो बदलते हैं। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें इसलिए खड़ी हो रही हैं। एक तो शराब नीति घोटाले का जो टैग लगा हुआ है, इसको रिमूव करना है, जनता के सामने अपने आप को पाक साफ दिखाना है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा गीतू, जब ये मामला गहरा गया, स्वाति मालीवाल का मामला गहराया, तो INDI ये गठबंधन यानी कि कांग्रेस ने भी देखा जाए तो किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि आपका अंदरूनी ये मामला है, इसमें आप देखिए, यहाँ तक कि राहुल गांधी की जो रैली
दिल्ली में निकलनी थी, उसमें भी अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए थे, उनको न्योता नहीं दिया गया था। प्रियंका गांधी ने भी यहाँ पर बयान दिया था कि वो स्वाति मालीवाल के पक्ष में है, महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगी। फिलहाल यहाँ पर दीपिका एक ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चुनावी खबर अखबार पर नजर। चलिए बढ़ेंगे आगे। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया, कहा इंडी गठबंधन को लगता है पाकिस्तान से डर गए हैं, हम पीओके लेकर रहेंगे। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया, कहा पीओके के भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद अशांत कश्मीर में शांति लौट आई, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अब आजादी के नारों और विरोध प्रदर्शनों से गूंज रहा है। और इस खबर को जगह दी गई है अमर उजाला में, पाकिस्तान से इंडी गठबंधन वाले डरे, हम पीओके लेकर रहेंगे। तो पीओके को लेकर साफ कर दिया अमित शाह ने कि अब पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होगा। और ये एक मैसेज है, चुनाव प्रचार में लगातार ये बात कही जा रही है बीजेपी के स्टार प्रचारकों के द्वारा कि पाकिस्तान से इंडी गठबंधन वाले डरे, हम पीओके लेकर रहेंगे। तो धारा 370 को खत्म किया और उसके बाद अब पीओके को भी लेना प्राथमिकता है। तो इस पर अमित शाह साफ तौर पर ये कहते दिखाई दे रहे हैं। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रही हैं ममता दीदी। तो ये तमाम बातें थी जो उन्होंने कह दी इंडी गठबंधन को साधते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने और राज्य की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए घुसपैठियों को अनुमति देकर पाप करने का आरोप भी लगाया है। तो दीपिका देखिए किस तरह से यहाँ पर इंडी गठबंधन को लेकर पूरी तरह से निशाना साधते हुए अमित शाह दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपने देश की सुरक्षा को किसी भी तरह से ताक पर नहीं रख सकते हैं। देखिए, आपने याद होगा आपको किस तरीके से लगातार पीओके से हमेशा से आज़ादी के स्वर उखड़ रहे हैं। वहाँ पे ये कहते हैं कि वहाँ पे भ्रष्टाचार इतना है नीतू, और महंगाई इतनी इस कदर है कि वहाँ के पीओके के लोग भी ये चाह रहे हैं कि हमको भारत में मिला लिया जाए। हालांकि देखिए, यहाँ पर यदि हम बीजेपी की मंशा कहें, बड़ी स्पष्ट है, बड़ी साफ है। 370 को हटाने का पहले भी जिक्र किया गया था, आपको याद होगा किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के समय धारा 370 को हटाने की बात कही गई थी। अब वक्त रहते 370 को हटा लिया गया। ये भी कहा गया था कि धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे कम से कम जो अशांत कश्मीर था उसमें शांति आई। पत्थरबाजी की घटनाएं कितनी ज्यादा हुआ करती थी, उन घटनाओं में अंकुश लगा। हालांकि यहाँ पर एक बार फिर से अमित शाह ने इस बात को इंडिकेट किया कि पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडी गठबंधन जीत जाए और राहुल गांधी बतौर प्रधानमंत्री हो, लेकिन ये संभव नहीं होगा। पीओके भी हमारा था, वह भी भारत का अभिन्न अंग था, इसको हम लेकर रहेंगे। बिल्कुल, और ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी अमित शाह की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। और जिस तरह से ये खबर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और हम समझ सकते हैं किस तरह से। चलिए आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान आया, कहा सरकार बनी तो अडानी के घोटालों की जांच होगी, जेपीसी जांच करेगी। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को जगह दी। कांग्रेस ने बुधवार को मोदी सरकार पर एक मीडिया रिपोर्ट को लेकर हमला बोला, जिसमें दावा किया गया कि अडानी समूह ने तमिलनाडु के एक सार्वजनिक उपक्रम के साथ लेन देन में निम्न गुणवत्ता वाले कोयले को कहीं अधिक महंगा स्वच्छ ईंधन के रूप में बेचा है। देखिए, इस खबर को तरजीह दी गई है। गीतू भी इस खबर को आप तक पहुंचा रही हैं, दिखा रही हैं। अडानी पर एक बार फिर से हमलावर नजर आए हैं राहुल गांधी। बिल्कुल, और यहाँ पर साफ कर दिया गया कि अडानी घोटाले की जेपीसी में से जांच कराई जाएगी। तो गठबंधन सरकार अगर आती है सत्ता में तो इस पूरे मामले को लेकर इंडी गठबंधन जांच कराएगी। अडानी घोटालों की जेपीसी से जांच कराएगी गठबंधन सरकार। ये खबर, ये देखिए अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। ये वो खबर है
और अडानी ग्रुप को लेकर हमेशा निशाना साधते रहते हैं राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग, लेकिन अब ये स्पष्ट कर दिया गया है, यहाँ पर कैप्शन भी है, राहुल गांधी भी दिख रहे हैं। अडानी घोटाले की जेपीसी से जांच करवाएगी गठबंधन सरकार। तो राहुल साफ कर रहे हैं यहाँ पर कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, बड़ा घोटाला सामने आया है, उसको लेकर जांच की जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर दावा किया गया है कि बीजेपी की सरकार के तहत बड़ा कोयला घोटाला सामने आया और इस घोटाले के माध्यम से पीएम के प्रिय मित्र ने कम गुणवत्ता वाले कोयले को 3 गुने दाम पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए लूट लिए हैं, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भरकर यहाँ पर चुकाई है। तो ये बड़ा आरोप लगाया है दीपिका राहुल गांधी ने अडानी पर, और ऐसे में जांच करने की बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए, इससे पहले भी अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ये कह चुकी है कि तमाम भ्रष्टाचारियों पर नकेल तो कसी ही जाएगी, और इसके अलावा तमाम जो उद्योगपति हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये तमाम उद्योगपति हैं, चाहे वह अडानी हो या अंबानी हो, वो बीजेपी के कार्यकाल में ही फले फूले हैं। लेकिन ज़रा ये भी बताने की कोशिश की जानी चाहिए कि क्या अडानी या अंबानी 10 साल में इतने फले फूले हैं? इनकी नींव किसने रखी, इनको मौका किसने दिया? हालांकि जब इनसे सवाल पूछा जाए तो चुप्पी साधते नजर आते हैं। अब देखिए, कल जिस तरीके से तमिलनाडु में बात कही गई है, ईंधन को लेकर बात कही गई है, राहुल गांधी कहते नजर आए हैं कि यहाँ पर जांच की जाएगी, यानी कि जेपीसी जांच की जाएगी, संसदीय जांच समिति का गठन किया जाएगा, जो कि ये जांच करेगी कि आखिरकार अडानी अंबानी ने किया क्या। स्पेशली अडानी पर फोकस किया गया है। तो बिल्कुल, और जेपीसी इस पूरे मामले की जांच करेगी, यानी जाहिर सी बात है कि आपने अडानी को टारगेट पे ले लिया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, कोयला घोटाला किया है, और सरकार क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी इस बार चुनाव लड़ रही है, तो किसी भी तरह से देखा गया कि कैसे बीजेपी भ्रष्टाचार से कनेक्ट हो, और उसमें जो पहला नाम आया है वो है अडानी के कोयला घोटाले का, जिस पर राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं और बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं कि देखिए, जिनको आपने इतना बढ़ाया है, अडानी ग्रुप को आपने आगे बढ़ाया है, वही ग्रुप यहाँ पर घोटाला कर रहा है और आप उसके खिलाफ कोई जांच नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन ऐसा करेगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे गीतू। बिल्कुल, और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के लोगों का काम बीजेपी रोकना चाहती है। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को जगह दी गई है, और सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में ये बात कही है। तो बीजेपी दिल्ली के लोगों का काम रोकना चाहती है, केजरीवाल ये साफ कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि आम आदमी जिस तरह से आपका एलजी होगा जो आपके काम नहीं रोकेगा, बल्कि आपके काम दौड़ दौड़ कर करेगा। कानून व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई हुई है, हम इसे ठीक करेंगे। तो बड़े बड़े दावे केजरीवाल कर रहे हैं हर चुनावी मंच से, क्योंकि इलेक्शन है, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनने का भी दावा कर दिया है। तो आपका आदमी आपका एलजी होगा जो आपके काम नहीं रोकेगा, बल्कि आपके काम दौड़ दौड़ कर करेगा। देखिए, बाकायदा एक इंटरव्यू यहाँ पर दिया गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से, जिसमें आप ये देखिए, पूरी हेडलाइंस देखिए। कॉन्स्पिरेसी हैड्स टू द फोर्स मी टू क्वाइट एज सीएम बट आई विल नॉट रिजाइन। देखिए, उनको कहा गया है कि कॉन्स्पिरेसी की गई, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया कि उनको सरकार से बेदखल किया जाए या फिर उनको उनके पद से हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है वह आपके द्वारा, यानी कि जनता जनार्दन के द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसीलिए मैंने इस्तीफा नहीं दिया। क्योंकि अब INDIA गठबंधन में आम आदमी पार्टी हिस्सा है, तो यहाँ पर साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यदि हम सरकार में आ जाएंगे और यदि एलजी भी हमारा ही हो जाएगा, यानी कि INDIA गठबंधन का हो जाएगा, आम आदमी पार्टी का हो जाएगा, तो तमाम काम जो है दिल्ली के रुकेंगे नहीं। यानी कि साफ तौर पर ये कटाक्ष है गीतू। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के जो तमाम काम रुकते हैं उसकी असल वजह जो होती है वो एलजी है। एलजी ही हर काम में रोड़ा अटकाता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि 4 जून को तमाम स्थितियां क्लियर हो जाएंगी, तमाम स्थितियां साफ हो जाएंगी जब INDIA गठबंधन सत्ता में आ जाएगा। बिल्कुल दावा कर रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल और कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन जीतेगा, और पूरी तरह से वो श्योर हैं इस बात को लेकर। हालांकि इंडी गठबंधन कितना एकजुट है दीपिका, ये
देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, लेकिन दावे जिस तरह से किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ, तो खुद उनकी जो पार्टी है वो घोटाले के आरोप में घिरी हुई है, उनके जो बड़े मंत्री हैं वो जेल में हैं या उन पर केस चल रहे हैं। ऐसे में देश भी समझ रहा है, जनता समझ रही है कि अगर आप इनके उम्मीदवारों को जिताते हैं तो देश का भविष्य क्या हो सकता है। बड़े बड़े दावे तो हर कोई करता है, लेकिन कितने ज़मीनी हकीकत बनते हैं ये जनता बहुत आसानी से समझती है। और अब एलजी का कार्ड कह सकते हैं दीपिका, यहाँ पर खेल दिया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि अगर आप हमें इन इलेक्शंस में जिताते हैं तो यहाँ पर एलजी बीजेपी का नहीं होगा बल्कि हमारे इंडी गठबंधन का होगा। देखिए, आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, क्योंकि देखिए एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जनता के पास एक विकल्प मौजूद होना चाहिए। ठीक है, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी को अपनी पार्टी रखने का अधिकार होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त हेतु दोहरी चुनौती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये वही शख्स हैं जो शराब का पूरा विरोध किया करते थे और शराब को लेकर ही, इसी नीति को पास करवाने को लेकर अब जेल में है, जमानत पर बाहर है। एक तो उनकी अपनी छवि को पाक साफ करना होगा, दूसरी बात यह है कि स्वाति मालीवाल केस में किस तरीके से असंवेदनशीलता बरती गई आम आदमी पार्टी की ओर से, ये भी कहीं ना कहीं देश देख रहा है। तो फिलहाल ये दोहरी चुनौती है कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के लिए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, जमानत याचिका वापस लिया। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। विशेष अदालत ने सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक सामग्री पर भरोसा करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA के तहत अपराधों का संज्ञान लिया था। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। पीठ ने मंगलवार को सिब्बल से इस प्रस्ताव पर उसे संतुष्ट करने को कहा था। गिरफ्तारी की वैधता की जांच अदालत के द्वारा की जा सकती है। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया और सोरेन की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। ये खबर हिंदू में प्रमुखता से छापी गई है। हेमंत सोरेन विड्रॉज पिटीशन आफ्टर SC बेंच सेज ही कंसील्ड फैक्ट्स। तो यहाँ पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि आपने छुपाया है फैक्ट्स को और इसलिए आपकी जो पिटीशन है वो विड्रॉ आपको करनी चाहिए। ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। हेमंत सोरेन की मुश्किलें ऐसे में अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि जिस तरह से उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए पूरा कैंपेन भी चलाया गया, लेकिन उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच अगर ऐसा कहती है कि आपने तथ्यों को छुपाने की कोशिश की है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ा बयान हो जाता है। यानी आप भी साफ नहीं है, पाक नहीं है। इसको लेकर एक तरह से कहें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हेमंत सोरेन के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन जो साफ तौर पे आपको बता दें, हेमंत सोरेन कह चुके हैं कि उनको जमानत दी जाए। चूँकि आपको याद होगा जब विधानसभा का सत्र भी झारखंड में चल रहा था तब भी उन्होंने जमानत अर्जी लगाई थी। उनका कहना था कि उनको जमानत दी जाए, लेकिन तब भी सरकार कह सकते हैं कोर्ट ने इस बात को नहीं माना था। कोर्ट ने ये भी कहा था और ये कह सकते हैं ईडी के द्वारा कहा गया था कि हेमंत सोरेन चूँकि अच्छे पद पर मौजूद थे, सीएम रह चुके हैं, कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़खानी वो कर सकते हैं, इसीलिए उनकी जमानत अर्जी को अस्वीकार किया जाना चाहिए। एक बार फिर से यहाँ पर उनकी जमानत अर्जी को अस्वीकार किया गया। कोर्ट ने ये भी कह दिया कि आपको अपनी जमानत की जो याचिका है उसे वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि आप अभी भी कोई पर्याप्त सबूत हमको नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ लेते हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी आया, ये बताएंगे अपने दर्शकों को दीपिका, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों में आगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया। कहा राम मंदिर को लेकर झूठ फैला रही है बीजेपी, मंदिर पर नहीं चलाया जाएगा बुलडोजर। अमर उजाला के सहित और तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का यह आरोप झूठ है। और ये बड़ी खबर है दीपिका, देखिए यहाँ पर अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। कांग्रेस राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएगी, सरासर झूठ है।
झूठ बोल दिया है खड़गे ने कि ये ऐसी जो खबर फैलाई जा रही है वो पूरी तरह से झूठ है, भ्रमित करने वाली है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि ये पूरी तरह से झूठ है, पार्टी सभी संप्रदाय और धर्म का सम्मान करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस 55 साल से सत्ता में है, लेकिन उसने कभी किसी को पूजा करने से नहीं रोका था या किसी का मंगलसूत्र नहीं छीना, जैसा कि प्रधानमंत्री ने दावा किया है। और एक इंटरव्यू में कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि विभाजनकारी बातें बीजेपी ही करती है, हमारी पार्टी से किसी ने भी इस तरह की बात नहीं की है। जरा समझिए इस खबर को, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे को गीतू आखिरकार कहना क्यों पड़ा। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले ही चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा था कि यदि INDIA गठबंधन मैदान में आ गया है तो है ही, यदि जीत जाता है तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगवा दिया जाएगा। इस बात का खंडन किया गया। देखिए, कहीं ना कहीं जब चुनाव होते हैं और राजनीति जो होती है वह धर्म पर आकर उलझ जाती है, यहीं पर ऐसा लगता है कि वोटों का पोलराइजेशन जो है, ध्रुवीकरण जो है वो यहीं से होगा। इसी को लेकर चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, वो लगातार चिंता में बनी होती है कहीं ऐसा ना हो कि वोट जो है वो बट जाए। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि नहीं भैया, हम जब आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे या फिर बाबरी ताला लगवा देंगे। अच्छा, इस बीच उन्होंने अपनी तमाम बातों को बड़ा स्पष्ट किया, कहा कि चुनाव कम सीटों पर इसलिए लड़ा जा रहा है कि इस गठबंधन को हमको बैलेंस रखना था। प्रियंका गांधी की तारीफ कर दी कि उनका चुनाव नहीं लड़ना सही फैसला था, उनको पार्टी की पूंजी बता दिया गया। बिल्कुल, और यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया खड़गे की तरफ से कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम सभी धर्मों को समान मानते हैं और ऐसा नहीं है कि हम हिंदू धर्म के लिए कोई ऐसा रुख अपनाएंगे जिससे कि हिंदुओं को समस्या हो, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है और ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हो रही है इस वक्त देश में, उसको लेकर अब इंडी गठबंधन को ये लगने लगा है कि अगर वो उस पर स्पष्टीकरण नहीं देंगे या अगर कांग्रेस के अध्यक्ष इस पर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो समस्या आने वाले दिनों में पैदा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है, लोगों का रुझान नहीं दिख रहा है। आप देखेंगे कि वोटिंग परसेंटेज में भी किस तरह से कमी आ रही है, तो इसलिए अब इस बात को साफ करना जरूरी हो जाता है। कई मोर्चों पर जो कांग्रेस एंडी गठबंधन है वो आरक्षण को लेकर गिरता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से हमने कर्नाटक में देखा दीपिका कि मुस्लिम आरक्षण की बात कही जा रही थी, OBC में उनको शामिल कर लिया गया है, तो जाहिर सी बात है जैसा कि आप भी कह रही थी कि पोलराइजेशन की जो एक पॉलिसी है वो सभी दल अपनाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर खड़गे साफ डर जो है ना वो साफ तौर पर सभी के अंदर दिख रहा है। आपने सही कहा कि चूंकि मत प्रतिशत कम है, वोटिंग परसेंटेज कम है, इसको लेकर चिंता होना लाजमी है। देखिए, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। आपके क्षेत्र में यदि चुनाव हो रहे हैं, अब देखिए आज छठे चरण का जो चुनाव प्रचार प्रसार है, हम कह सकते हैं पांचवें चरण का वो थम जाएगा और उसके बाद वोटिंग होनी है, तो आप ख्याल जरूर रखिए। बिल्कुल, आगे बढ़ लेते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली में एक बार फिर से बेकाबू हो गई भीड़ और यहां पर पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। संत कबीर नगर के बाद अब आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में भगदड़ की स्थिति बन गई और इस दौरान मंच की ओर बढ़ रहे सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए नजर आए। देखिए, इस खबर को जगह दी गई है दैनिक जागरण ने। अखिलेश की सभा में दूसरे दिन भी भीड़ जो है वो बेकाबू नजर आई, उपद्रव की स्थिति बन गई। इस खबर को जरा आपको बता देते हैं। आजमगढ़ के बिलरियागंज, बघेला व बिढ़ोली में बैरिकेडिंग तोड़कर मंच की तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका गया तो उन्होंने ईंट पत्थर चला दिए। इधर अराजक तत्वों को खरीदने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी। उपद्रव बढ़ता देख कई कार्यकर्ता सभा छोड़कर चले गए। तो अखिलेश बोले, लाल टोपी में भाजपा भेज रही है। सपा नेताओं ने कहा उत्साही हैं नौजवान। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर दो बातें कही गई। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद के, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव, उन्होंने उनकी रैली में दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो लाल टोपी में भेज रही है अपने तमाम कार्यकर्ताओं को। यहाँ पर यदि हम समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं या फिर नेताओं से पूछती है मीडिया, तो वो ये कहते हैं कि जो नौजवान है ना वो अति उत्साहित है, इसीलिए वह अनुशासन का पालन नहीं कर पा रहे। दीपिका, ये देखिए कि नौजवानों को कुछ ज्यादा ही छूट समाजवादी पार्टी देती है। मुलायम सिंह के बयान भी आपको याद होंगे जब वो कहते थे कि लड़कियां गलतियां हो जाती है। तो क्या विचारधारा है समाजवादी पार्टी की, पहले तो ये साफ किया जाए। नौजवानों को आखिर आप इतनी छूट क्यों दे रहे हैं? क्या वो कानून का पालन
पालन नहीं करेंगे, क्या तोड़फोड़ मचाएंगे। और ये बात जो थी, देखिए जब यादव सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब हमेशा चर्चा होती थी कि गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है प्रदेश में। और अगर सोच इस तरीके से है किसी मुखिया की या नेताओं की, तो आप समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है नौजवानों को खुली छूट है सपा में। अच्छा, कहीं ना कहीं जो मकसद होता है ना तमाम नेताओं का, ये होता है कि अपनी रैली में ज़्यादा से ज़्यादा वो भीड़ लेके आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मौजूद हों, लेकिन उन लोगों को कैसे अनुशासन में रखना है ये शायद नहीं पता होता। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ये सस्ती लोकप्रियता को अपनाने का माध्यम है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया। कहा, सारण में उपद्रव के पीछे लालू परिवार का हाथ है। द हिंदू ने इस खबर को तरजीह दी है। सम्राट चौधरी ने ये तमाम बड़ी बातें कही। लालू प्रसाद यादव पर बड़े हमले करते हुए कहा गया कि बिहार के ये परिवारवादी लोग अब विदेश से एनआरआई बेटी को बुलाकर टिकट बांटने में लगे हैं। यही नहीं, इन लोगों ने छपरा जिले की बेटी को जो अपमानित किया, उसका काम किया, इसको जनता कभी नहीं स्वीकारेगी। देखिए, ये जो हिंसा हुई थी इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, 2 लोग घायल हुए थे और चुनाव को लेकर ही हिंसा हुई थी। इस खबर को हिंदू में जगह दी गई है और यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है बिहार डिप्टी सीएम की तरफ से। बिहार डिप्टी सीएम ब्लेम्स लालूज डॉटर रोहिणी आचार्य फॉर सारण वायलेंस। तो साफ तो कर दिया है कि इसके पीछे रोहिणी आचार्य का हाथ है। बिहार के डिप्टी सीएम ये ब्लेम कर रहे हैं रोहिणी आचार्य पे कि जो सारण की वायलेंस हुई थी, जो यहाँ पर उपद्रव था, वो उसके पीछे रोहिणी आचार्य थी, क्योंकि हार हो रही है। और ऐसे में अब इस तरीके की हरकतें भी होंगी, ये देखना होगा, क्योंकि जो चुनाव प्रचार उस वक्त हो रहा था वो कहीं ना कहीं, और उस दिन कैंपेनिंग के बाद जो वोटिंग हुई थी, वोटिंग के में हमने देखा कि किस तरह से जो 2 दल थे, 2 पक्ष थे, वो आपस में भिड़ गए और अगले दिन गोलीबारी हो जाती है। अच्छा, ये भी कहा जाता है क्योंकि रोहिणी आचार्य बार बार उस पोलिंग बूथ पर जा रही थी और इसी से ही माहौल बिगड़ा था। ये यहाँ पर फोकस किया गया। रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि यहाँ पर गुंडागर्दी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई। हालांकि अब इस पर जांच की जा रही है, मामला इस पे जारी है कि आखिरकार क्या कुछ इसमें सामने आएगा, देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये तो आगे बढ़ते हैं खबरों में। बिल्कुल। और कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कहा कि बीजेपी का 400 पार का नारा सोच से परे है। अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सत्तारूढ़ पार्टी की हार से पहले तय कर लिया है और यहाँ पर बीजेपी का 400 पार का नारा व्यवहारिक सोच से परे है, ये थरूर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, भाजपा का जो दावा है वो मजाक है, ये शशि थरूर कह रहे हैं। 300 पार असंभव है और यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में 200 पार भी चुनौती हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से गीतू इस वक्त वोटिंग चल रही है, उसे वाकई में ये दावा थोड़ा सा अभी हमको धरातल पे आता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसी को लेकर शशि थरूर जो है वो लगातार कटाक्ष बीजेपी पर कर रहे हैं। अच्छा, ये भी देखिए, शशि थरूर अब तक तो इनएक्टिव थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, आखिरी 2 चरण बचे हैं और अब उनका ये बयान सामने आया है। चलिए, ये सब तो चलता रहेगा, चुनावी माहौल है। फिलहाल अपने इस खास कार्यक्रम को हम यहाँ पर विराम देते हैं, कल फिर हाजिर होंगे और अभी के लिए विराम देते हुए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। नमस्कार।